बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मलिक फ़ारूक अहमद पमार, एडवोकेट हाई कोर्ट। आज एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। हमारा आज का टॉपिक है पंजाब रेंट प्रीमिसेस एक्ट 2009। इस टॉपिक को हमने गुज़श्ता लेक्चर में भी डिस्कशन की थी और इसको दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक जनरल कंटेंट और दूसरा लीगल कंटेंट। जनरल कंटेंट ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसे सब्सक्राइब करें और जो जनरल कंटेंट है आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से उसको वॉच कर सकते हैं। आज हम इस लीगल कंटेंट को डिस्कस करेंगे। इस एक्ट में जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम सेक्शन 6 को इसमें डिस्कस करेंगे, क्योंकि सेक्शन जो 6 है वो कंटेंट्स हैं एग्रीमेंट के कि कौन कौन से कंटेंट होने चाहिए लैंडलॉर्ड और टेनेंट के जो दरमियान जो एग्रीमेंट है उसमें उसमें तो अब हम ये देखते हैं कि जो सेक्शन 6 है, जो लॉ है, वो ये कहता है अ टेनेंसी एग्रीमेंट शैल कंटेन एज फॉर एज पॉसिबल द फॉलोइंग्स पार्टिकुलर्स ऑफ द लैंडलॉर्ड एंड द टेनेंट। जनरल कंटेंट भी हमने जो डिस्कशन की थी उसमें भी जो चीदा बातें थी हमने डिस्कस कर ली थी। तो अब कानून भी यही कहता है कि उसके अंदर जो कंटेंट है वो लैंडलॉर्ड और टेनेंट के कंटेंट्स प्रॉपर होने चाहिए। मजीद इसमें जो प्रीमिसेस है जो रेंट आउट करनी है उसकी डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। पीरियड ऑफ टेनेंसी कि कितने अरसे के लिए आप जो है इसको रेंट आउट कर रहे हैं। रेट ऑफ इन्हेंसमेंट, ड्यू डेट एंड मोड ऑफ पेमेंट ऑफ रेंट, यानी कि जो रेंट है मंथली वो कितना है, और रेट जो दोबारा जो किराया है वो कब बढ़ाया जाएगा, और जो मोड ऑफ पेमेंट है वो क्या होगी, यानी कैश के ऊपर पेमेंट होगी या इसके अलावा कोई बैंक अकाउंट के थ्रू पेमेंट होगी या कोई और मोड जो भी है उसका वो उसमें डिसाइड करे। इसमें सेक्शन 6 का क्लास ये कहता है पार्टिकुलर्स ऑफ द बैंक अकाउंट ऑफ द लैंडलॉर्ड इफ द रेंट इज टू बी पेड थ्रू अ बैंक अकाउंट। अगर बैंक अकाउंट के थ्रू रेंट पे होना है तो पर्टिकुलर बैंक अकाउंट के उस एग्रीमेंट के अंदर मेंशन होने चाहिए। और जो एफ है इसका क्लास वो ये कहता है द पर्पस ऑफ विच द प्रीमिसेस लेट आउट, उसका पर्पस भी मेंशन होना चाहिए प्रीमिसेस का, और अमाउंट ऑफ एडवांस रेंट सिक्योरिटी और पगड़ी इफ एनी। जो एडवांस की अमाउंट है, रेंट की अमाउंट है या पगड़ी है वो उसके अंदर मेंशन होनी चाहिए रेंट के अंदर। जो सेक्शन 6 का क्लास 2 है वो ये कहता है इफ द टेन्योर ऑफ द टेनेंसी इज फिक्स्ड बट रेंट इज फिक्स्ड ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द टेन्योर इन द absence of any stipulation to the contrary in the tenancy agreement, that rent shall be deemed to remain the same for the whole of the tenure। इसलिए मैंने पहले कहा कि अगर आप स्पेसिफाइड नहीं करते रेंट का इंक्रीज करना, ये मेंशन नहीं करते कि इस टेन्योर के बाद रेंट इंक्रीज होगा, तो फिर वो उसको अज्यूम किया जाएगा कि ये रेंट जो है वो सेम रहेगा पूरे टेन्योर में। इसमें सेक्शन 7 वो ये कहता है पेमेंट ऑफ रेंट किस तरीके से हो, जो मोड डिसाइड है उस मोड के थ्रू पेमेंट करें। और मज़ीद जो डेट अगर मेंशन नहीं है उसके अंदर एग्रीमेंट के अंदर, तो हर महीने की जो 10 तारीख है वो सेक्शन 7 ये कहता है इस एक्ट का कि 10 तारीख को ज़रूर वो पेमेंट जो है वो अदा कर दे जो किराएदार है, मालिक मकान को या मालिक ज़मीन को, मालिक जायदाद को या लैंडलॉर्ड को। और इसका सेक्शन 3 है इफ मोड ऑफ पेमेंट इज नॉट मेंशन इन द टेनेंसी एग्रीमेंट अ टेनेंट शेल पे अ टेंडर द रेंट टू द लैंडलॉर्ड थ्रू मनी ऑर्डर और डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट ऑफ द लैंडलॉर्ड। सेक्शन 12 है, सेक्शन 12 इज अबाउट एब्लिगेशन ऑफ लैंडलॉर्ड। और इसका जो क्लास 1 है वो ये कहता है सेक्शन 12 का अ लैंडलॉर्ड शैल प्रोवाइड सर्टिफाइड कॉपी ऑफ एग्रीमेंट टू द टेनेंट। और मजीद इसका क्लास बी ये कहता है सब्जेक्ट टू टेनेंसी एग्रीमेंट रिपेयर द प्रीमिसेस as may be necessary to keep it। और इसका जो क्लास बी है वो ये कहता है कि बामुताबिक एग्रीमेंट जो प्रीमिसेस है जो आप किराए पे देते हैं, लैंडलॉर्ड को चाहिए कि वो उसको प्रॉपर मेंटेन कर दे, हैबिटेटेबल करके दे कि जिसमें रिहाइश हो सके। तो इस हद तक उसकी रिपेयर करके जो देना जिम्मेदारी है वो लैंडलॉर्ड की है। मजीद ये कहता है कि कोई अगर उसके ऊपर जायदाद के ऊपर टैक्स है तो वो भी वो पे करके जो है किराएदार को वो बिल्डिंग उसके हैंड ओवर करे, या मीनवाइल कभी भी उसका कोई टैक्स है तो वो मालिक प्रॉपर्टी के ज़िम्मे यानी लैंडलॉर्ड के ज़िम्मे आएगा। सेक्शन 12 का सब सेक्शन 2 है वो ये कहता है कि सब्जेक्ट टू टेनेंसी एग्रीमेंट और लैंडलॉर्ड शैल नॉट सस्पेंड, कट ऑफ और विद होल्ड और विदाउट जस्ट और सफिशिएंट कॉज एनी एमिनिटी ऑफ दैट प्रीमिसेस। और उसका जो राइट ऑफ पैसेज है, राइट ऑफ ईजमेंट है, उसको भी सस्पेंड या विदहेल्ड या डिस्कनेक्ट नहीं करेगा। सेक्शन 12 का सब सेक्शन 4 ये कहता है द रेंट ट्राइब्यूनल, यानी अगर लैंडलॉर्ड निगलेक्ट करता है, फेल हो जाता है, तो सेक्शन 4 यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा। और वो ये कहता है कि अगर किसी वजह से वो बगैर नोटिस दिए या किसी सफिशिएंट काज के कोई एमिनिटी डिस्कनेक्ट करता है या टैक्स पे नहीं करता,
तो वो कोर्ट डायरेक्ट कर सकती है कि जो है वो एमिनिटी की जो रिपेयर में जो एक्सपेंस आएगा, जो टैक्स पे करने का एक्सपेंस आएगा, या अगर वो इनहेबिटेबल बिल्डिंग है उसकी जो रिपेयर या मेंटेनेंस है, तो वो जो है अपना टेनेंट को करेगा और उसके जो एक्सपेंस है, जो रेंट है जो उसने लैंडलॉर्ड को पे करना है, उसमें से माइनस कर लेगा। तो ये सेक्शन 10 जो ये सेक्शन 12 जो है वो हमें ऑब्लिगेशन बताता है ऑन लैंडलॉर्ड की, और इसमें जो सेक्शन 13 है वो ऑब्लिगेशन बताता है टेनेंट की क्या ऑब्लिगेशन हो सकती है। ये क्या कहता है? ये कहता है सब्जेक्ट टू टेनेंसी एग्रीमेंट टेनेंट शेल कीप द प्रीमिसेस इन कंडीशन इन विच इट वाज लेट आउट एक्सेप्ट फॉर नॉर्मल वेयर एंड टियर, और कि उसकी जिम्मेदारी है टेनेंट की कि वो जायदाद को इस हिसाब से रखेगा कि उसकी नॉर्मल वेयर एंड टियर हो, उससे ज़्यादा उसको नुकसान ना पहुंचाए। मजीद जो प्रीमिसेस है उस मकसद के लिए यूज़ करे जिस मकसद के लिए उसको वो किराए पर दी गई थी। और इसमें जो क्लास सी है सेक्शन 3 का, वो ये कहता है अलाउ द लैंडलॉर्ड टू एंटर द प्रीमिसेस फॉर द पर्पस ऑफ इंस्पेक्शन और रिपेयर। यानी टेनेंट उसको अलाउ करेगा लैंडलॉर्ड को कि वो उस जायदाद में आए, वो देखे कि उसकी क्या कंडीशन है, क्या वो रिपेयरेबल है या वो जो है सही उसकी कंडीशन है, सही मेंटेन कर रहा है टेनेंट। इसमें जो क्लास 4 है सेक्शन 13 का, वो ये कहता है कि अगर किराएदार उस प्रॉपर्टी को छोड़ता है या विकेट करता है तो वो उसकी पोजीशन वो मालिक को वापस करेगा। और अगर इसके अलावा वो अपना इतना ज़्यादा शोर होल करता है या कोई ऐसा वहाँ पे काम शुरू कर देता है जिससे बहुत ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट होता है, तो तब भी मालिक जो है उसको विकेट करा सकता है बिल्डिंग को। और अगर जो उसके अंदर कोई उसने टेनेंट ने कोई स्ट्रक्चर चेंज करनी है, कोई ज़्यादा बड़ी मेजर चेंज करनी है, तो उसकी परमिशन लेगा लैंडलॉर्ड से। अगर वो ऐसा नहीं करता तो जो है मालिक जो जायदाद है, जो लैंडलॉर्ड है, वो उसको विकेट करा सकता है थ्रू नोटिस या थ्रू कोर्ट जो है उसको विकेट कराया जा सकता है। सेक्शन 14 इज अबाउट रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंस, और ये वो एक्सपेंस है जो कोई अगर कोई टैक्स उस प्रॉपर्टी के ऊपर फिक्स है या उसके ऊपर कोई टैक्स लगाया गया है और मालिक जायदाद ने वो टैक्स अदा नहीं किया, तो टेनेंट को राइट ट्राइब्यूनल कह सकता है कि आप इसका पे करें और इसको जो है जो लैंडलॉर्ड को आपने किराया देना है उसमें से आप इसको माइनस कर लें। और जो ग्राउंड्स है इसके अलावा इविक्शन के किसी भी प्रॉपर्टी के, वो ग्राउंड्स ये है कि लैंडलॉर्ड में सीक इविक्शन ऑफ द टेनेंट इफ द पीरियड ऑफ द टेनेंसी हैज़ एक्सपायर्ड। कि अगर जो टाइम पीरियड ख़त्म हो गया है किसी मुआहदा किराए का, तो वो मालिक जायदाद किराएदार को कह सकता है कि वो प्रॉपर्टी विकेट कर दे अगर उनकी कोई सेटलमेंट नहीं होती। अगर सेटलमेंट हो जाती तो डेफिनेटली वो एक्सटेंशन ऑफ एग्रीमेंट की तरफ जाएंगे। मजीद हम इसमें ये देखते हैं कि अगर टेनेंट फेल हो जाए टू पे अ टेंडर द रेंट within a period of 30 days after the expiry of the period stipulated in section 7, यानी कि जो 10 दिन है महीने के ख़त्म होने के पहले 10 दिन और उसके नेक्स्ट 30 डेज उसने अगर वो किराया नहीं दिया, तो तब भी लैंडलॉर्ड के पास ऑप्शन है कि वो उसको थ्रू नोटिस या थ्रू रेंट ट्राइब्यूनल अपनी प्रॉपर्टी को विकेट करा सके। अगर जो है कोई इसके अलावा मुआहदे की खिलाफवर्जी की है, जो इसका क्लास सी है सेक्शन 14 का, वो ये कहता है कि अगर कोई और खिलाफवर्जी की है मुआहदे की, तो तब भी लैंडलॉर्ड के पास जो एलिजिबिलिटी हो जाती है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को विकेट करा सके टेनेंट से। मजीद जो इसका क्लास ई है वो ये कहता है कि टेनेंट हैज़ यूज द प्रीमिसेस फॉर अ पर्पस विच इज़ डिफरेंट फॉर द पर्पस विच इट हैज़ बीन लेट आउट। यानी कि अगर अपने मकसद के अलावा जिस मकसद के लिए उसने प्रॉपर्टी रेंट पे ली थी किसी और मकसद में यूज़ करना शुरू कर दे, तो तब भी राइट एक्वायर हो जाता है, अक्यूड हो जाता है लैंडलॉर्ड के पास कि अपनी प्रॉपर्टी विकेट करा सकता है। और द टेनेंट हैज़ सबलेट द प्रीमिसेस, और अगर वो सबलेट कर देता है, इसका जो क्लास एफ है सेक्शन 14 का, वो ये कहता है कि अगर किराएदार सबलेट कर देता है प्रॉपर्टीज़ को, और सेक्शन 12 भी सेम सबलेट ऑफ प्रॉपर्टी है कि अगर किराएदार सबलेट करेगा तो तब भी जो है राइट एक्यूट हो जाता है लैंडलॉर्ड के पास कि वो इस प्रॉपर्टी को विकेट करा सके। अब इसमें हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखते हैं कि हम बार बार बात करते हैं रेंट एग्रीमेंट की। अब रेंट एग्रीमेंट अगर आपका रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप एज अ जो प्रॉपर्टी ओनर है स्ट्रॉन्ग फुटिंग के ऊपर नहीं होते, आपकी प्रॉपर्टी स्टेक के ऊपर होती है। क्योंकि जब भी आप एक्ट को देखते हैं, जो एक्ट की इंटरप्रिटेशन है, वो ये कहता है कि जो मुआहिदा करें वो रिटर्न में करें, जो भी आपने फर्दर जो प्रोसीजर अडॉप्ट करना है या कोई ट्रांजैक्शन करनी है, वो सारी जो है रिटर्न के अंदर हो, ताकि आपके पास बतौर एविडेंस रहे और आपकी जो वैल्यूबल प्रॉपर्टी है आपकी सेफ कस्टडी में रहे। और किसी फोरम के ऊपर, लीगल फोरम के ऊपर जाना है, तो आप जाके अपना राइट वहाँ से ईजिली हासिल कर सकें।
और इसके लिए जो है जो स्पेशल एक रेंट रजिस्ट्रार हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर होता है, और स्पेशल कोर्ट जो है रेंट ट्राइब्यूनल जो सिविल कोर्ट्स हैं वो एक सिविल जज इसको लुक आफ्टर करता है जो मैटर्स रेंट के होते हैं। तो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये जो है रेंट ट्राइब्यूनल्स मौजूद हैं, और रेंट रजिस्ट्रार भी हैं जहाँ आप जाके एग्रीमेंट अपना रजिस्टर करा सकते हैं। तो ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन को अगर आप इन ब्रॉडर स्पेक्ट्रम देखें तो आप आने वाली जो भी कोई कम्प्लिकेशन, कोई वायलेशन हो जाती है, तो अगर आपका मुआहदा रजिस्टर्ड है, दर्ज है और आपकी सारी डॉक्यूमेंटेशन सी ठीक है, तो आप अपनी प्रॉपर्टी की जो सिक्योरिटी है, जो प्रोटेक्शन है, वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक जो है मैं यहीं पे इसे क्लोज़ करूँगा, इजाज़त चाहूँगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।